शुरू करूं या जो आजकल हम मोदी जी के समर्थन में मुहिम चला रहे हैं उसमें कुछ बताऊं आपको। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि बाबा रामदेव जी ने कुछ महीने पहले जो देश को बचाने के लिए एक व्यक्ति के सर पे आशीर्वाद रखा था और भारत स्वाभिमान के लाखों कार्यकर्ता गांव-गांव, जिले-जिले में श्री नरेंद्र भाई मोदी के समर्थन में जो जुट गए थे, आज उसका परिणाम ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी पार्टी को भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं के इस दबाव के चलते आज मजबूर होना पड़ा और मोदी जी को डिक्लेयर करना पड़ा कि अगले लोकसभा का चुनाव नरेंद्र भाई मोदी के आशीष उनके कमान में लड़ा जाएगा। और बाबा रामदेव का आशीर्वाद और भारत स्वाभिमान के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जब इसी तरह लड़ते रहेंगे तो 2014 में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनेगी जो इस देश के सपने को साकार करेगी। और जयप्रकाश भाई जो बता रहे थे काले धन वाली बात कि किस तरीके से 2006 में जब बाबा रामदेव ने उस बात को छेड़ा तो वो छोटी सी न्यूज 5वें-6वें पेज पे बनती थी, लेकिन उस बाबा रामदेव का ही असर था कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में काला धन का मुद्दा लाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। वो बाबा रामदेव की ही 2006 की लड़ाई थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार आएगी तो 100 दिन के अंदर काला धन लेके आएंगे। तो कोई भी मुहिम जब चालू होती है तो वो छोटी सी होती है, लेकिन वो बनते बनते इतनी बड़ी हो जाती है। और बाबा रामदेव को किस चीज की कमी थी? उनके पास जो पतंजलि योगपीठ है, किसी चीज की कमी है क्या बाबा जी के पास? अगर बाबा जी चाहे तो सैकड़ों गाड़ियां खरीद के ऐश कर सकते थे, लेकिन आज भी वो जमीन पे सोते हैं। आज भी वो देश की खातिर लड़ रहे हैं। काला धन अगर आता है तो बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ को या बाबा रामदेव के घर में नहीं जाएगा। अगर ये 4000 लाख करोड़ का जो काला धन भारत में आता है तो हमारा देश जो सोने की चिड़िया था वो सोने की चिड़िया दोबारा बन पाएगा। यही बाबा रामदेव का सपना था, जिस सपने को लेके वो दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठे थे और इटली की महारानी ने उस पर लाठियां चलवाई थी। क्या दोष था बाबा रामदेव का? क्या उन्होंने 10 जनपद में कोई संपत्ति मांगी थी? क्या उन्होंने कहा था कि कांग्रेसी नेता अपने घर से दे दे कुछ? उन्होंने यही कहा था जो भारत के खून पसीने की कमाई है, जो आप लोगों की कमाई है, वो वापस आनी चाहिए। और उसमें जो 400 लाख करोड़ का है उसमें आपका भी पैसा है। चाहे कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स कितना भरता है कितना नहीं भरता, लेकिन अगर आप एक माचिस भी खरीदने जाते हैं तो 1 रुपए की माचिस में 20 पैसा टैक्स आप देते हैं। वो आपका पैसा है जो विदेशी बैंकों में पड़ा है और वो वापस आना चाहिए। यही तो बाबा रामदेव जी ने कहा था मित्रों। लेकिन जो आज भारतीय जनता पार्टी को ये मजबूर होना पड़ा, ये लड़ाई यहां खत्म नहीं होती। लड़ाई 2014 तक चलेगी। आज तो सिर्फ एक उस लड़ाई का पहला रिजल्ट आया है। फाइनल पेपर तो 2014 में होंगे। हमने इसके कुछ पॉइंट्स बना रहे हैं। जयप्रकाश भाई के, मनमोहन भाई के माध्यम से वो मैं आप तक हम जो पत्रक बन रहे हैं कि क्या क्या मोदी जी ने किस प्रकार गुजरात में बदलाव लाया, और अगर वो बदलाव आप अपने गांव में चाहते हैं, अपने देश में चाहते हैं, तो क्यों उन्हें चुने, वो पत्रक के
माध्यम से आपको 10-15 दिन में मिल जाएंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं जो भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता हो, जब मैं गांव में जाए, जब वो जिले में जाए, तो बाबा रामदेव जी ने जो मुहिम छेड़ी है उस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इन पॉइंट्स को भी जरूर बताएं। क्या आपके घर में 24 घंटे बिजली आती है? हरियाणा का कोई शहर है जिसमें आती है? नहीं आती। दिल्ली में भी नहीं आती। नरेंद्र भाई मोदी जब 2001 में मुख्यमंत्री बने तो लोगों ने कहा कि नरेंद्र भाई कुछ और कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, एक काम जरूर कीजिएगा कि रोटी खाने के समय सिर्फ बिजली जरूर दे दीजिएगा। आज नरेंद्र भाई को बने हुए 10 साल हो गए हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात का एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां 1 मिनट के लिए भी बिजली कटती हो। 24 घंटे बिजली देने वाला गुजरात पूरे भारत का पहला राज्य बन गया है। आपके यहाँ हरियाणा में काफी सारे गांव ऐसे होंगे जहां 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर आज भी पानी लेने जाना पड़ता होगा। गुजरात में भी यही हालात थे। नर्मदा बांध परियोजना जब उन्होंने चालू की तो बहुत विरोध हुआ। विदेशी षड्यंत्रकों द्वारा उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन उस विरोध को कुचलते हुए, उन विदेशी ताकतों को कुचलते हुए पूरे गुजरात के अंदर उन्होंने नर्मदा बांध परियोजना के तहत गुजरात के एक-एक गांव में 24 घंटे पानी पहुंचाया। ये विकास हम हरियाणा में चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने तो जो लड़कियों की वहां पे प्राइमरी एजुकेशन थी वो 40% थी। उन्होंने लड़कियों की एजुकेशन के लिए स्पेशल स्कीम चलाई, कहा कि लड़कियों को एजुकेशन देना जरूरी है। आज जो 40% कांग्रेस के राज में पिछले 60 सालों में थी, 10 सालों के मोदी जी के प्रयासों से वो 40 से 70% हो गई। क्या आप ऐसा राज चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आज कोई भी सरकार आती है वो कहती है जब हम चुनेंगे तो आपको 5 किलो चावल देंगे, लैपटॉप देंगे। क्या सारी जिंदगी हम ये भीख के ऊपर चलते रहेंगे? नरेंद्र भाई ने ना लैपटॉप देने की घोषणा की, ना 5 किलो चावल देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं जब आऊंगा तो मैं आपको रोजगार दूंगा, क्योंकि मैं आपको आत्मनिर्भर करना चाहता हूं। आप लेने वाले नहीं, देने वाले बने। और नरेंद्र भाई के प्रयासों का ये रहा कि पिछले 10 साल में गुजरात की जीडीपी 12% की दर से आई और 12% रोजगार गुजरात के अंदर 10 सालों में बढ़े। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो गरीबी थी गुजरात में 23% थी। उस गरीबी दर को पिछले 10 साल में मोदी जी के प्रयासों से 16% हो गई। और जो कैपिटल इनकम पर आदमी की जो सालाना आय होती है वो आज से 10 साल पहले जब मोदी जी की सरकार आई थी तो 17,227 रुपए प्रति व्यक्ति थी। वो आज 10 साल में 57,508, लगभग 4 गुना बढ़ गई। और यूनाइटेड नेशन जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, उस यूनाइटेड नेशन ने ये कहा कि गुजरात की सरकार दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ दूसरी सरकार है और यूनाइटेड नेशन ने गुजरात सरकार को यह अवार्ड दिया। और ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये इंटरनेट पे उपलब्ध है, डाटा के सहित उपलब्ध है। और जो मीडिया चिल्लाता है कि मोदी जी किसी धर्म के खिलाफ है, मोदी जी किसी जाति के खिलाफ है, मैं आपको बताना चाहता हूं जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई कि मुस्लिम बहुत पिछड़े हुए हैं तो उन्होंने
मोदी जी से सच्चर कमेटी ने एक सवाल किया कि आपने 10 साल में मुसलमानों के लिए क्या किया, तो मोदी जी ने कहा कि मैंने 10 साल में मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। तो सच्चर कमेटी ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जब मैंने गुजरात के अंदर विकास किया तो मैंने ये नहीं देखा कि मैं हिंदू के लिए कर रहा हूं, मैं मुसलमान के लिए कर रहा हूं, मेरे लिए मेरे राज्य का नागरिक बराबर था। और उसी का प्रयास हुआ कि 10 साल पहले मुसलमानों की एजुकेशन दर 57% थी, आज 10 साल बाद वो 70% गुजरात में पूरे देश में सबसे ज्यादा अधिक है। जब 10 साल पहले नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री बने तो पूरे गुजरात के अंदर 60-50 सालों में सिर्फ 11 विश्वविद्यालय बनवाए थे इस कांग्रेस सरकार ने। गुजरात के युवाओं को, जिस प्रकार आज देश के युवाओं को अच्छी एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, गुजरात के युवा दिल्ली चले जाते थे, सिर्फ 11 यूनिवर्सिटीज थी। पिछले 10 साल के अंदर उस 11 विश्वविद्यालय को 40 विश्वविद्यालय मोदी जी के 10 सालों में ऐसे प्रयास में बनाए गए। तो अगर ये विकास आप चाहते हैं, ऐसा भारत आप चाहते हैं, गुजरात जैसी प्रगति पूरे देश में चाहते हैं, तो बाबा जी ने जो सपना देखा है, बाबा रामदेव ने जो आह्वान किया है, उन्होंने जो नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का आशीर्वाद दिया है, हमें सिर्फ खुद वोट नहीं देना, ये सभी चीजें गांव-गांव जाकर पहुंचानी होंगी, तभी ये सपना पूरा होगा। और अगर आप, हमारे पास 8-10 महीने हैं, आप रोज 1 घंटे में डेली अगर 10 लोगों के पास भी ये बात पहुंचाते हैं तो एक व्यक्ति हजारों लोगों को इस काम में लगा सकता है। ये पत्रक जिसमें ये सभी चीजें लिखी होंगी, सभी डिटेल होंगी, वो आप तक 15 दिनों तक पहुंच जाएंगे। और 30 तारीख को जो बाबा रामदेव जी ने अभियान चालू किया था, उसी अभियान को आगे करते हुए 30 तारीख को इंडिया गेट में एक छोटी सी हमने रैली का आयोजन किया है। आप सभी से निवेदन है कि इंडिया गेट में 30 तारीख को शाम को 5 बजे आए और बाबा जी के इसी सपने को और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने के हमारे सपने को पूरा करने के लिए इस आह्वान में आए और साथ में जुड़े। आप सबका हार्दिक धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भगत भाई जी का। इनको सुनते तो हम बहुत लंबे समय तक, लेकिन मुझे 2 चिंताएं थी, कार्यक्रम भी लेट हो रहा है और इनकी ट्रेन भी निकल जाएगी, फिर ये यही